अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने लीगल अवेयरनेस सीरीज़ में एक और नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आपको मालूम है जैसे कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं। इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में हम लोग आमतौर पे चेकों के साथ भी लेन देन करते हैं, और ये चेकों के जो लेन देन करने में हम लोग बहुत उसमें जो हम लोग जो लेन देन करते हैं उसमें हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है हमेशा कभी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, या कभी उसमें ऐसा हम लोग कभी बहुत बार सिक्योरिटी के लिए हम चेक दे देते हैं, हम छोटे मोटे लोन लेते हैं उसके लिए चेक देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम जिस इरादे से चेक देते हैं, जिस अमाउंट का चेक देते हैं, उसकी बजाय जो सामने वाला होता है वो आपका अपोनेंट या आप जिससे लोन लिए हैं वो क्या करता है, एक आपको एक बड़ा अमाउंट डाल के या एक ऐसा अमाउंट जो आपने लिया भी नहीं है ऐसा अमाउंट चेक में फिल करके वो आपके ऊपर एक चेक बाउंस केस डालते हैं। और बहुत सारे लोग ये झूठे चेक बाउंस केसों से बहुत परेशान रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चेक बाउंस झूठा रहता है, मगर बहुत सारे लोग झूठे चेक बाउंसों से बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आज इस सीरीज़ के दौरान आपको बताना चाहता हूँ कि झूठे चेक बाउंस केसों से कैसे बचें, और क्या क्या एहतियात लें आप चेक लेने से पहले, और चेक लेने से पहले क्या एहतियात लें, और चेक देने से पहले क्या एहतियात लें। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, आज जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, जो चेक का ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने बहुत सिक्योर कर दिया। अगर आप आपका चेक किसी से बाउंस हो गया है और आपके अगर सामने वाले को लीगली आपने पैसा देना है तो आपको पैसा किसी हालत में देना पड़ेगा। और एक ज़माना था कि ऐसे चेक बाउंस केसेस सालों सालों तक पेंडिंग रहते थे, और वो ज़माना अब नहीं है। अब कोई भी चेक बाउंस का केस मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर ख़त्म हो जाता है। और इसे इसलिए किया गया है कि हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योरिटी रखने के लिए और जो हमारा जो ट्रांजैक्शंस है उसकी सेंटिटी रहने के लिए इसे ये बनाया गया सिस्टम है। जब भी हम लोग चेक देते हैं कभी किसी को, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, पूरे चेक की फील्ड को हमें पूरा भरना है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जो हैंड लोन लेने वाले या कोई इंटरेस्ट में पैसा देने वाले, वो आपसे क्या करते हैं, ब्लैंक चेक ले लेते हैं। तो मेरी आपको हिदायत है, आप कभी भी कोई भी बैंक चेक नहीं देना। और चेक लेने वालों से हिदायत है, आप कभी भी किसी से कोई ब्लैंक चेक नहीं लेना। आप बैंक उसमें जो भी फील्ड्स, यानी कि जो नाम की एक फील्ड होती है, फिर जो अकाउंट की जो नंबरिंग एक फील्ड होती है अमाउंट की, और दूसरा जो अमाउंट को जो वर्डिंग में लिखना है इसकी जो फील्ड होती है, ये पूरी फील्ड चेक लेने वाला भी ध्यान रखना कि जिसने चेक दिया है वो ही उस फील्ड को पूरी तरीके से फिल करना। और जो चेक देने वाला है वो भी डिसाइड क्या करना पहले तो कि वो पूरे चेक को, पूरे फील्ड को सही से भरना, ताकि कोई आपके ब्लैंक चेक को मिसयूज़ ना कर सके। दूसरा एक होता है पीडीसी, जो पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक के बारे में क्या होता है, हम एक चेक दे देते हैं, हमारे सालों के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई भी इंसान क्या होता है जिसको हम चेक दिया है वो क्या करता है कि उस चेक को नया डेट डाल के उसको मिसयूज़ करता है। मगर आप कोई भी चीज़ को पीडीसी पे अगर दे रहे हैं तो आप जो उससे एग्रीमेंट हुआ है, जो आपसे वादा हुआ है, जो उससे आपकी बातचीत हुई है, उसके हिसाब से आप पीडीसी चेक देना उसको। और हर चेक की आप बाकायदा अपनी जो चेकलीफ होती है उसमें एंट्री करना। क्योंकि अगर आपने किसी ने आपने चेक आपका मिसयूज़ किया है, तो वो जो चेक की जो आपके चेक बुक के पीछे जो एक पेपर रहता है जिसमें चेक्स की एंट्री रहती है, वो लेजर शीट की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपने किसी को चेक दिया और उसने चेक को मिसयूज़ करके अगर बाउंस कर दिया, तो आपको उसके किस तरीके से आप बच सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमने किसी से 50,000 रुपये लिया, 50,000 हमने क्या होता है 40,000 रुपये दे के रहते हैं, 10,000 रुपये बैलेंस होते हैं। वो क्या करता है, 10,000 रुपये नहीं क्लेम करने की सोच में करता है, जो आपके पास जो आपने जो उसको एक ब्लैंक चेक दिया होता है उसको 50 की जगह 5 लाख रुपये डाल के वो आपके ऊपर जो आपके चेक को बाउंस करा के आपके ऊपर झूठा केस डालता है। केस डालने से पहले क्या है, तो नोटिस भेजते हैं। वो नोटिस को हमारी कम्युनिटी के लोगों में और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबके के लोगों में वो इतनी उनके अंदर मायूसी है नोटिस के बारे में, इतनी उनके अंदर एक इल इन्फॉर्म्ड है वो लोग, वो क्या करते हैं, नोटिस से बच जाएंगे तो हमारा काम हो गया वो लोग। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नोटिस से बच गए, या आपने किसी तरीके नोटिस को रिफ्यूज़ कर दिया, या आपने चालाकी करके उसको पोस्टमैन को सेटिंग करके उसको भेज दिया वापस, तो भी आप बचे नहीं हैं। क्योंकि लॉ क्या बोलता है, अगर आपके लास्ट नोन एड्रेस में उसने नोटिस भेजा है तो इट नोटिस डीम टू बी सर्व। तो आपको मेरी हिदायत है कि आप वो नोटिस लीजिए, नोटिस लेके पढ़िए, और एक अच्छे एडवोकेट के पास जाइए और उसको पूरा जो फैक्ट है वो सही बताइए।
वो आपके फैक्ट के ऊपर आपका एक डिफेंस तैयार करेगा और उस नोटिस का जवाब देगा। आमतौर पे जो एडवोकेट होते हैं वो नोटिस को खाली डिनायल के मोड पे देते हैं, मगर डिनायल के मोड में नहीं देता है। नोटिस का एक प्रॉपर एक स्टैंड बना के, डिफेंस बना के नोटिस का रिप्लाई देना। जो नोटिस का रिप्लाई है वही रिप्लाई आपके पूरे केस का रिप्लाई है। तो आप नोटिस को देते वक्त पूरी एहतियात बरतना है, उसका रिप्लाई देते वक्त पूरी एहतियात बरतना है। उसके जो भी आप जो डिफेंस है, जो सच्चाई है, वो आपको उस नोटिस में रिप्लाई के तौर पे आपको देना है। फिर जब आपका केस शुरू होता है, केस शुरू में पहले सम्मन आता है। आप सम्मन से बचना नहीं है, उसको सम्मन को लेना है, क्योंकि अगर सम्मन से बचेंगे तो क्या होगा, वो आपको वारंट होएगा। जब वारंट होएगा पुलिस आपके आएगी, और पुलिस भी आराम से इस केस में आती नहीं है। जब कोई सामने वाला बहुत सेटिंग करके आता है तभी पुलिस आपके पास आपको पकड़ने आती है, और जैसी पुलिस हमारे दरवाजे पर आती है हम लोग बहुत डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस वाला आपको लेके गया भी तो वर्स्ट केस में क्या होगा, आपके कोर्ट में ले जाएगा और कोर्ट में आपको इमीडिएट बेल मिल जाएगी। फिर आपको जब केस शुरू होता है तो केस में आपने बाकायदा केस से रिलेटेड जो पूरे फैक्ट हैं वो आपको पूरे एडवोकेट को बताना है, और जो भी फैक्ट हैं और जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपने एडवोकेट को देना, और देखना एडवोकेट पूरे डॉक्यूमेंटों के साथ आपको डिफेंड करें। अगर आपका जो एडवोकेट है अगर वो आपको सही से डिफेंस लेगा तो आप सारे झूठे चेक केसेस में आप बच सकते हैं। ये हिदायत है उनके लिए जिनके पास झूठे केसेस होते हैं, मगर जिनके पास सच्चे केसेस, जिनके पास सच्चे चेक हैं जो कि ऑफिशियल्स उन्होंने ट्रांजैक्शन के तौर पे दिया है, उन चेक्स वालों में जो वो लोग कंप्लेन एज ए कंप्लेन की हैसियत से चेक डालते हैं, तो आपने दो चीज़ उसमें एहतियात करनी है। आप जो भी नोटिस आपको एडवोकेट के थ्रू जो भेजेंगे, उस नोटिस में जो डिटेल आप किस ट्रांजेक्शन के लिए आपको चेक मिला है वो डिटेल आपने भेजना है साथ। अगर मान लीजिए आपने किसी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन जिसको आपने बिल के तौर पर कोई माल आपने भेजा है, तो पूरे बिल की डिटेल के साथ अगर आप नोटिस भेजेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होएगा। और जब नोटिस का जब चेक केस फाइल होता है तो बिल्स की जो डिटेल्स हैं वो भी आपने कोर्ट में मार्क कराना है, अकाउंट स्टेटमेंट मार्क करानी है। और मगर मान लीजिए कभी क्या होता है, प्रॉब्लम को आती है जब हम बगैर किसी ऑफिशियल ट्रांजेक्शन किए बगैर हम किसी को लोन देते हैं और लोन के बदले में जब हमें चेक मिलता है, तो हमने क्या करना है कि अगर हमने लोन अगर 1 लाख रुपए दिया है और हमने उस 1 लाख में अगर 50,000 रुपये मिल गए हैं, तो हमें उसको 1 लाख रुपए का चेक बना के डालना नहीं है उसको, या 2 लाख रुपए का चेक बना के डालना नहीं है, या 5 लाख चलाने का चेक। क्या होता है, हम अपनी चालाकी से क्या होता है केस जीत सकते हैं और हमारा ईमान खो देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हमें जितना हमारा पैसा बैलेंस है उतने ही लिए चेक डालना है। और अगर उसमें आप चाहिए तो एक लीगल एक्सपेंसेस के लिए भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उस लीगल एक्सपेंस भी कोर्ट से आपको मिलता है। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो भी आप अगर चेक आप दे रहे हो, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना है कि आप उतना अमाउंट आप किसी को लोन दे सकते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने केस के दौरान ये बताना भी है कि आपने जो इसको 1 लाख रुपए दिया है किसके सामने दिया है। अगर किसके सामने दिया है तो उसको भी आपको एज ए एविडेंस उस केस में बनाना चाहिए। और आमतौर पे क्या होता है, एडवोकेट्स क्या होते हैं, एडवाइस करते हैं नहीं भाई ये चेक बाउंस केस है, आराम से आप लोग इसमें जीत जाओगे, मगर ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला कोई आपको और कोई अच्छा एडवोकेट आपके सामने हुआ तो आप अगर आपके सच्चे केस को भी क्या झूठा साबित कर सकते हैं। सच्चे केस को सच्चा साबित करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आपको जितने भी ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको उसको देना है। प्लस अगर आपने विदाउट ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट दिया है तो आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं कि आपकी इतनी दिखाने की कैपेसिटी है कि आप इतने चेक लोन दे सकते हैं, और उसने एक चीज़ के लिए, शादी के लिए या बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस के लिए तो आपको उसको बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए उसका कौन सा बिजनेस है। अगर शादी के लिए लिया है तो आपको मालूम होना चाहिए उसके किसी ने अपनी शादी के लिए लिया है, घर में किसी और की शादी के लिए लिया है। ये सारी चीज़ों के साथ अगर आपको केस को प्रिपेयर करोगे तो आप आराम से आपको केस को जीत सकते हैं और कोर्ट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद से बताने का ये है कि आप लोग चेक का ट्रांजेक्शन करते हुए ध्यान दीजिए, चेक लेने और देने वक्त ध्यान दीजिए, और जो आपके लीगल प्रोसीडिंग करते हैं वो अच्छे तरीके से सही तरह से करेंगे, आपको एक अच्छे एडवोकेट के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और अगर झूठे केस में फंसाया तो वहाँ भी आपको ज़रूर आपकी हिफाजत होगी। स्क्रीन में लिए नीचे नंबर पे और ईमेल ऐड में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं मुझ तक पहुंच सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जय भारत।